मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सारे जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पब्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इस बुक के साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि आपके बुक के सॉल्यूशन क्लास ये चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए, 22 के भी आपको सारे मिले होंगे, वो भी सारा डिस्कशन है, और 23 के भी सारे सवाल आपको बताए गए कि अगर किताब में दिए हुए सॉल्यूशन को समझने में भी आपको कुछ दिक्कतें आ गई हैं तो आप इसको देख के, वीडियो को देख के और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग काम करते हैं। ये जो एग्जामिनेशन लिए गए थे आपके 11/6/2023 को, और उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए काम का शुरुआत करते हैं। बताओ क्या लिखा हुआ है। 3825 के आपको लिखने हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं भाग लेती हैं, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो इस दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टर आपको ढूंढना है। उसके लिए प्राइम नंबर से भाग लगाइए। देखो 5 से लग रहा है, ये पता चल रहा है। 5 से भाग लगाते पहले 7 बार में 35 हो जाता। 32 है तो फिर 5 गुना 6 30 हो जाता है, और फिर 5 हो जाएगा। फिर आप 5 से अगर भाग लगाएंगे तो पहले एक बार में, फिर अगर देखा जाए तो फिर 5 बार में 26 बचेगा तो 25। अब 15 हो गए तो फिर कितने, 3 बार में। आप फिर चाहें तो 3 से भाग लगा सकते हैं 5 बार में, और फिर बताओ एक बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 17 बार। ये चीजें तो क्लियर है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते थे, 3825 के लिए ये देखो, इसको अगर लिखें तो आप लिख सकते हो 3 के पावर में 2 गुना 5 के पावर में 2 और गुना में 17। ठीक है ना। इसे बताइए आपको क्या पूछा गया है बाबू। आपको पूछा गया है 3 का घातांक। घातांक मतलब घात वाला अंक। बोलो 3 का घातांक कितना है। ये 2 है, तो आंसर 2 लिखने हैं। हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाए हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है उसे पहचाने जो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का मानदंड नहीं। तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के मानदंड आपको पता है बाबू। ये देखो एस ए एस होता है, ए एस ए होता है ना, ए एस भी होता है, एंगल एंगल साइड भी होता है, एस 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 भी होता है, और आर एच एस होता है। इतने मानदंड हैं सर्वांग क्षमता के। आप देख लो एस ए एस देखो लिखा हुआ है, आर एच एस ये लिखा हुआ है, ए एस ए देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है एस एस ए। तो ये जो है त्रिभुज की श्रवण क्षमता का मानदंड नहीं है। भुजा भुजा कोण नहीं, वही कौन कौन भुजा है तो वो आपके श्रवण क्षमता के मानदंड हैं। ये तो सारी चीजें आपने देख रखी होंगी पहले ही। चलो आ जाओ, यहाँ किसके वैल्यू निकालने हैं बाबू। यहाँ आपको कहा गया है किसके मान निकालना, कौशिक का मान दिया हुआ। कौशिक का मतलब क्या हुआ, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया, है ना। तो कर्ण और लंब अगर है आपके पास तो आप क्या निकाल लोगे, आधार। आधार के लिए बताओ क्या लिखना है बाबू, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर 169। अगर ट्रिपलेट याद है तो आप कर सकते हो। 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट कर देंगे। तो ये बताओ बाबू यहाँ इसको घटाने पर कितने, 25 आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 आधार निकल गया। अब तो मान पुट कर दें यहाँ, और इसके लिए देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन बाय कॉस। आप चाहो तो कॉस से भाग लगा के भी काम कर सकते हो। इसमें कॉस से ऊपर नीचे भाग लगा दोगे, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 और साइन बाय कॉस को आप क्या लिखोगे, टेन थीटा। पता है ना बाबू क्या लिखे है, टेन थीटा माइनस 3 कॉस बाय कॉस तो 1, कॉस थीटा से भाग दे देना ऊपर नीचे। अब बताओ बाबू यहाँ 4 साइन बाय कॉस को फिर क्या लिखोगे, टेन थीटा। अब माइनस यहाँ कितना 9। फायदा इसका क्या हुआ कि केवल टेन ही थीटा का वैल्यू निकालना है। अलग अलग हमको साइन कॉस के वैल्यू पुट करके कैलकुलेट नहीं करने की फायदा। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते। चल ये बताओ 2 × 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना।
तो लंब अगर देखा जाए तो बोलो बाबू लंब कितने हैं यहाँ 12, और आधार आपने कितना निकाला 5। यहाँ क्या लिखते हैं आप 12/5, माइनस में कितना 3, फिर देखो 2 × 12/5 और माइनस में कितने 9। कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूनी 24, तो 24 - 15। ये यहाँ अगर देखेंगे तो 5 और 5 तो कट ही जाएगा ना। इसमें फिर बोलो 24 और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 45, ये हो जाएगा। या तो ऐसे आप काम कर ले। इसके बाद अगर देखा जाए तो बोलो बाबू यहाँ हम लोग अगर देखें तो फिर कितने कॉस आपके दिए हुए थे, आप लंब बटे आधार अलग अलग भी क्रिया कर सकते हैं। इसमें आ जाए तो नीचे जो आपका ऊपर में साइन है प्लस का और नीचे जो साइन है वो माइनस का, ये सॉरी ऊपर भी माइनस का और नीचे भी माइनस का। 12 दूनी 24 और यहाँ देखिए 5 × 3 कितने हो गए 15, तो ऊपर में कितने आ गए 24 - 15। तो 24 में 15 को अगर आप घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके आ जाएंगे देखो 9 आ जाएंगे। और नीचे देखो 24 में कितना घटाना है 9 × 5 = 45, 5 5 तो कट ही गया था। तो बताइए इसमें अगर नीचे आप लिखेंगे तो आपको क्या लिख लेने होंगे 24 - 45, और 24 - 45 अगर आप करते हैं तो वो कितने हो जाएंगे देखो 5 में 4 घटेगा 1, और यहाँ फिर आ जाएंगे 3 में 2 घटेंगे तो कितने 1, ये 5 में 4 घटाते 1, 4 में 2 घटाए 2, लेकिन किसके साथ निगेटिव के साथ आ रहा है। तो रिजल्ट में क्या लिखा है -3/7, है ना। अब देख लो तो ये कहानी है, लेकिन आप देखें यहाँ आपके ऑप्शन में ऐसे एक भी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में आपके एरर आ गए, है ना। अब एरर कहाँ से आ गया वो चीजें आपको केवल देख लेनी है, लेकिन थोड़े से मैं देख लेता हूं, अगर कुछ सुधार की संभावनाएं बनेंगी तो वो मैं देख लेता हूं। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ गलती से देखो यहाँ बाबू 3 यहाँ भी होगा, वो गलती से लिखा गया है। चल मैं आंसर निकालता हूं, वैसे जो आंसर है उसके मुताबिक ये आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप अब देखो मैं सुधार देता हूँ, ये 9 नहीं, यहाँ 3 ही ले लेना है। और अगर 3 ले लेते तो बोलो यहाँ भी कितना होता 15 होता, तब आपको यहाँ 12 दूनी 24 और प्लस 15 कर लेते हैं ना। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली थोड़े से फॉल्ट है, तो इसको आप जो आंसर आया वो कितना आया -3/7, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक -3/7। चल अगले क्वेश्चन में आज √5, इसके बारे में बताया वैसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या हो जाता है, अगर उस पर रूट लगा हुआ है तो। ये तो सारे बच्चे जान रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो, यहाँ देखो क्या कहता है 20,000 रुपया नगद भुगतान, है ना। और क्या कहा गया 6,000 रुपया, ये एक टीवी सेट 20,000 रुपए नगद भुगतान, या यानी डायरेक्ट खरीदे तो 20,000, अरे नहीं तो फिर 6,000 रुपया अग्रिम भुगतान पहले दीजिए, और 6 महीने बाद इतने रुपये के किस्त में बेचा गया, तो किस्त योजना के लिए ब्याज दर निकालना है। तो आप पहले ये देखें टोटल रुपया 20,000 में 6,000 दे ही दिए, तो उसका बचा हुआ कितना था 14,000, आप उसको लौटाए कितना 16,800, कितना दिन में लौटाए 6 महीना में। 6 महीना का मतलब कितना वर्ष हुआ 1/2 वर्ष हो गया, ये समय है। अब बताओ बाबू इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 16,800 में 14,000 को घटाएंगे तो कितने होंगे 2,800, यही नहीं इंटरेस्ट हो गया। अब बताइए रेट के लिए आप क्या फॉर्मूला जानते हो, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, तो ब्याज है 800, ये 2800 गुना में 100 बटे मूलधन, तो मूलधन इसके लिए देखो कितना था 14,000, इंटू में टाइम, तो ये 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, पहले तो कैंसिल करें 1 2 3 ये कट गया, 1 2 3 ये कट गया, 14 से इसको काटोगे 20 बार में 2 ऊपर चला जाएगा। बोलो बाबू 20 गुना 2 कितना हो गया 40% हो गया। आंसर क्या लिखना है ऑप्शन नंबर बी। हो गया क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं, कितना आसान सवाल रहता है ये सब किस्त वाला भी। चलो एक क्वेश्चन किस्त वाला फिक्स है कि आप लोगों को दिए ही जाएंगे, और ये सारे बुक के बारे में बार बार मैं आपको जानकारी देते रहता हूं कि आप ये बुक खरीदें और निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि बुक अगर आपके पास रहेगा तो आपका तैयारी जो है बहुत बेहतर होगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन, ये देखो
ये क्वेश्चन तो कर लिए हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए यहाँ क्या कहा जा रहा है, 11 7 x y 8 9 का माध्य 10 है। माध्य का मतलब क्या हुआ, सिंपली औसत। उसके लिए देखना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 और गुना 10 इसका योगफल होगा। तो पहले बाकी सबको जोड़ लें, 11 और 7 कितना होता है 18, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 और 18 को जोड़ दोगे बाबू तो कितने हो जाएंगे 35। अब प्लस में यहाँ क्या लिखना है, x प्लस वाई बराबर में इतना, तो x प्लस वाई बराबर करेंगे तो देखो ये 60 माइनस 35 हो जाएगा, और इसको अगर घटाएंगे तो देखो ये कितने होंगे 25। x प्लस वाई बराबर कितना निकला 25, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, x प्लस वाई के मान कितने हो जाएंगे बाबू 25। चलिए ये देखो यहाँ क्या कह रहा है, कहता है p 3 पे पावर n के रूप का हो, n, और q 6 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का हो। तो आपको निकालना है p बाय q का दशमलव विस्तार। p बाय q यानी ये ऊपर में लिखाएगा, आइए देखो ये नीचे लिखाएगा 6 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m। अब ये आ जाओ यहाँ 3 के पावर में n है, नीचे क्या लिखोगे बाबू, 3 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n इंटू में 5 के पावर में m, यही ना। ऊपर नीचे ये 3 वाला तो कट जाए, दोनों में यहाँ अगर देखा जाए तो 1/, यहाँ क्या लिखा है 2 पे पावर n इंटू 5 के पावर में m। कहानी केवल देखो इसमें ये छुपा हुआ है, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 5। यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहने का मतलब नीचे वाला हर जिसको कहते हैं, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 हो, गौर से ध्यान दोगे 2 और 5 हो, तो वो सिंपल डेसिमल होता है, यानी शांत दशमलव होता है। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद 5 अंक के बाद क्रॉस का साइन, नीचे भाग लगाने पर नीचे क्रॉस का साइन आने लगेगा, यही ना। इसीलिए देखो इसको क्या बोला जाता है, शांत दशमलव बोला जाता है। तो आंसर क्या लिखने हैं डी। जैसे ही 2 और 5 देखे तो शांत दशमलव, और 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर कोई अभाज्य संख्या अगर रहता, अभाज्य संख्या अगर रहता, तब जो उसके मान होते वो अशांत हो जाते। क्लियर है, चलो अब आगे यहां देखो क्या कह रहा है, y का मान क्या है जिसके लिए, ये p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, के बीच की दूरी 10 इकाई। तो दूरी का जो फॉर्मूला आप जानते हैं वो क्या जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो देखो x2 कितना है, ये हुआ x1 y1, और ये इसको लेते हैं x2 y2, है ना। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो 10 और माइनस में 2 के होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के लिए y, अब माइनस और माइनस, ये देखो यहाँ प्लस हो जाएगा इसके स्क्वायर। चलो अब तो सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो गए। बोलो इसके लिए 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर कितना बाबू 64, प्लस इसके लिए क्या क्या लिखेंगे आप, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये जानते हैं ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो अब ये बतलाएं आप, इसके लिए अगर इक्वेशन आप बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो बाबू ये 64 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 73 हो जाएंगे, और ये 100 आके घटेगा, तो 73 और 100 को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे -27, और इज इक्वल टू देखो क्या आ गए 0। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल सॉल्व करने की बातें हो गई हैं। चलो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बताओ बाबू किसमें आपको बांट देने हैं, आपको रिजल्ट आए हुए थे वाई स्क्वायर प्लस 6y और -27, और बराबर में लिखा हुआ है 0। अब 27 को 2 वैसे पार्ट में आपको बांटना है जिसका रिजल्ट में वहां क्या होना चाहिए, प्लस से सम जो होना चाहिए। तो 27 को किसमें 9 और 3 में बांट सकते हैं आप, बांटेंगे ना। तो चलो इसके बदले लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 9y, अब माइनस में 3y हो गया ना, अब माइनस में 27 बराबर में 0।
तो बोलो बाबू अब इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा y इंटू में y प्लस 9, इसमें क्या कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y प्लस 9, और तब y के मान निकल जाएंगे एक 3 और एक क्या निकलेगा -9 निकलेगा। चलो देख लो किसका मान पूछा जा रहा है, कहता है y का मान बताना है, तो मान तो आपने निकाल लिया है, कौन कौन है 3 और -9, ये कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। कितना आसान है, दूरी का फॉर्मूला केवल ध्यान में रखना है कोऑर्डिनेट में। चलो आ जाओ बाबू आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए माध्य निकालना है, तो माध्य जब भी ऐसा सीरीज रहे तो केवल ये देख लेना है कहीं वो समानांतर श्रेणी तो नहीं है, यानी दो क्रमागत पद का अंतर सेम तो नहीं है। ये देखो ये 3 का डिफरेंस है ना, तो केवल माध्य निकालना हो तो पहला और अंतिम को जोड़ना है। गौर से मेरी बात को सुनोगे, पहला और अंतिम को जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना, पहला और अंतिम को जोड़ना है 2 से भाग लगा देना है। तो बोलो बाबू 302 बटे में 2 कर लोगे, आंसर 151। देखो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। कहानी आसान याद रखना है, किसी भी समानांतर श्रेणी में किसी प्रकार का समानांतर श्रेणी रहा तो उसके लिए क्या करना है, प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग। चलो ये बताओ सबको साइन कॉस तो बना सकते हो बाबा, चलो यहाँ क्या लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा, ऊपर में है ना, बताओ ऊपर में क्या है बाबू साइन थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ 1 माइनस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए आप क्या लिखोगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसा लिखोगे ना। चलो लिख भी देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, प्लस यहाँ फिर उसी प्रकार कॉस थीटा है बटे 1 माइनस यहाँ क्या लिखाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलो ये साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या यहाँ लिखाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखाएगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसमें देखो यहाँ प्लस है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू। नीचे अगर आएंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये नहीं लिखाएगा। इसमें क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब ये बताओ अगर इसी में आप थोड़ा सावधानी रखो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा बाबू, यहाँ लिख दो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलो जब इसका माइनस कॉमन लिए तो ये भी बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये देखो लिख लेंगे ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर में तो फॉर्मूला जानते हैं ना ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए लिखेंगे ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी बताओ क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बोलो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, रिजल्ट बताओ। थोड़े से कोई तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहेंगे हल्का फुल्का, तो उसको ध्यान से बनाना केवल है, फॉर्मूला तो साइन कॉस वाला सब बच्चे को याद ही है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये देखो यहाँ क्या कहा, एक बेलन एक शंकु और एक अर्धगोला का आधार समान है ना। बेलन सब लोग जानते हैं, अर्धगोला देखो यही नहीं हुआ, अर्धगोला देखो हो गया ना अर्धगोला उलट के, आइए देखो ये हो गया ना शंकु। चलो शंकु में दूसरा लाइन से बनाता हूँ, ये देखो लाल वाला हो गया ना शंकु, और क्या है बेलन भी है, बेलन अगर बनाएंगे तो यहाँ आएगा ना बाबू ऐसे आएगा ना, आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, ये भी देखो सेम है, हो गया ना बेलन। चलो अब ये बताओ, ये आपको पता है कि अगर ये हेमिस्फीयर है अर्धगोला है तो ये रेडियस होगा, यहीं से यहां तक करे तो ये भी तो रेडियस का ही काम करेगा, यानी हाइट भी जो होगा वो रेडियस हो जाए ना। अब बस हो यही तो काम करना। चलो बोलो किसका रेशियो चाहिए आयतन का, है ना। तो बोलिए कौन पहले लिखा हुआ है, देखो बेलन, तो बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच के बदले भी बेलन में क्या लिखना है आर, क्लियर। उसके बाद अनुपात करो, यहाँ कौन है शंकु, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच के बदले फिर आर, और अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना बाबू। देखो तो सॉल्व करके पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कट जाएगा ना, तो बोलो क्या बचेगा, या 1 यहाँ 1/3
यहाँ 2/3, तो बोलो यार रेशियो क्या लिखोगे, 3:1:2, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक बहुत हार्ड लगेगा, जैसे ही इसको बनाना शुरू करेंगे तो ये आसान दिखने लगेगा। केवल देख के नहीं क्वेश्चन छोड़ना है, फॉर्मूले तो केवल ध्यान में रखने हैं, इससे ज्यादा तो कोई काम ही नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो आ जाओ, इसको देखो, ये माध्यिका का तो रटा रटाया फॉर्मूला केवल, ये ध्यान दोगे यहाँ 1 जैसा लिखा गया, यहाँ 1 नहीं, ये एल होता है, ठीक है ना, यहाँ देखो एल लिखा हुआ है, मैंने सुधार दिया, ठीक है, क्या होता है बाबू, एल होता है। तो ये माध्यिका का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान देना। एल मतलब, एल का अर्थ क्या होता है बताओ, एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग का जो लोएस्ट लिमिट होता है, निम्न सीमा होता है, उसी को आप किस नाम से जानते हैं, एल के नाम से जानते हैं। तो एल का फॉर्मूला माध्यिका वाला आपको पता है, क्या आ जाएगा, एल प्लस n/2, पहले लिखना है n/2 माइनस CF और बटे में F इंटू एच, है ना, एल प्लस, ये देखो n/2 माइनस CF/F इंटू में एच। ये तो आप स्टैट में फॉर्मूला डायरेक्ट बाद माध्यिका बहुलक वाला जो रटे होंगे, और फॉर्मूला ही पूछता है, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन वाला डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो वो चीजें आपको नहीं पूछेगी, जब भी पूछेंगे तो फॉर्मूला ही पूछे जाएंगे, तो ये रट लेना। चलो, रैखिक समीकरण का वह युग्म जिसका कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी रेखा मिलती ही नहीं है, उसी को समानांतर रेखा कहते हैं, और वो क्या होता है, असंगत, जिसको विरोधी कहा जाता है। तो युग्म पूछेगा तो उसी को विरोधी नहीं मिलता है, जब तक नहीं मिलेगा हल नहीं होगा, उसी का नाम क्या है, असंगत। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ, ये देखो यहाँ क्या दे रहा है, अल्फा और बीटा बहुपद fx में का, यहाँ देखो लिखा हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को सॉल्व करते हैं। बताओ, पहले तो इसको सॉल्व करो, x² माइनस px और माइनस p और माइनस c, है ना। इसको अगर देखें तो ये देखो x² हुआ, माइनस में px हुआ, इसको माइनस कॉमन लेके यहाँ p प्लस c आप लिख सकते हो, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी का शून्य यानी मूल है कौन कौन, अल्फा और बीटा, है ना। तो चलो आपको क्या निकालना है, देखो इसकी वैल्यू है तो c का मान निकालना। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस अल्फा इंटू 1, ये अल्फा प्लस फिर कितना बीटा, अब प्लस में कितना 1, ये बराबर में दे रखा है आपको 0। आपको मेन क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a यानी p/1, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का मतलब यहाँ क्या लिखोगे, माइनस p प्लस c और बटे में 1, तो 1 लिखने का तो कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए यहाँ मान पुट करें, बोलो बाबू, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या लिखोगे, माइनस p माइनस c, देखो ये माइनस दोनों में ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या लिखेंगे आप, p लिख देंगे डायरेक्ट, अब प्लस 1 बराबर 0 है। बताओ ये जो है आपस में p और p प्लस और माइनस कट जाएगा ना, 80 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो बोलो c के रिजल्ट 1 आ गए। आपको किसका मान पूछा तो बताएं, तो 1 c का ही ना, देखो यहाँ लिखा हुआ c का, तो बोलो c का मान क्या लिखोगे, 1 लिखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से पढ़ना है, 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, दोनों पे कमांड करना है, दोनों से 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे आपको। स्टैट वाला जो माध्यमाधिका बहुलक देके 4 क्वेश्चन वहां से रहेगा आपको, मेंसुरेशन से 3-4 सवाल रहते हैं, और आपके परिमेय अपरिमेय ऐसे नंबर सिस्टम जो देखते हैं इससे भी 2-3 सवाल रहते हैं। तो उन चीजों पे आपको जो चैप्टर में बोला उस पे आपको नजर रखनी है, उस पर ज्यादा काम करने हैं, और उसी सब चीज पे नजर रखने के लिए देखो इस किताब की आवश्यकता होती है ना। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं बच्चों को कि आप किताब जरूर खरीद ले और पढ़े, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलो आ जाओ, यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, समीकरण x + 2y = 3 और 2x + 4y + 7 = 0 का आलेख कैसा होगा। तो आलेख यानी रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा, दो समीकरण जब दे है, तो इसके लिए देखो यहाँ के लिए 1 बटे x का कोफिशिएंट 2, इसमें देखो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4, इसमें देखो यहाँ 3 है, इधर लाओगे तो ये -3 होगा और यहाँ कितने हैं 7,
तो ये दोनों हुआ बराबर, ये भी तो 1/2, ये हो गया नॉट इक्वल टू, यही ना। तो आपको ये पता है कि ये दोनों जब बराबर होता है a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही चीजें है ना। और अगर ऐसा है तो समीकरण का कोई हल संभव नहीं है। सब बराबर होता है तब उसके अनगिनत हल होते हैं, ये बराबर नहीं होता है तो एक हल होते हैं। ये बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब उसका हल ही नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन है। और रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी, कभी वो आपस में मिलने वाली नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो, निम्न तालिका का मॉड वर्ग। मॉड वर्ग किसको कहते हैं बाबू, जिसका बहुलक, जिस वर्ग का बहुलक सबसे ज्यादा वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे बड़ा बहुलक वर्ग देखो ये ना डाटा, बहुलक किसका 5, बारंबारता सबसे ज्यादा 5। तो बोलो ये किसका है 10 और 15 का, आंसर 10 15 लिखे। बनाने वाली तो कोई घटनाएं है नहीं पहले से पढ़े हुए रहते आप, तब ये क्वेश्चन आपको परेशान करता। ये भी देखो थ्योरी की चीजें, संपूर्ण गणित में उपयोग की जाने वाली जो धारणाएं हैं उसका नाम होता है अभिगृहित। और ज्यामिति से अगर रिलेटेड कोई अभिधारणा है, अगर कोई घटना है तो वो कहलाता है अभिधारणा। जिसको आप प्रूफ कर सकते हो वो कहलाता है प्रमेय, थ्योरम। तो ये कॉमन चीजें ध्यान में रखनी। किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण, समकोण त्रिभुज कह दिया यानी एगो तो 90 हो ही गया, तो बाकी दोनों मिला के भी 90 होगा ट्रेंगल में। इसमें बोलो अगला के लिए 90 अब माइनस में कितना करना है 63, ये सब बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि क्लास आपके मैं पूरे कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आप मेरे साथ अगर होते तो फिर मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं बतलाता। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करो। यहाँ देखो कॉस ए बराबर 4/5, ट्रिपलेट याद है ना। बोलो कॉस किसका होता है, ये हुआ आधार और ये क्या हो गया कर्ण। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, लंब। और लंब के लिए तो पता है ना बाबू, 4 5 है तो लंब क्या होगा 3। कहां से 3 आया है ना याद, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो बोलो ये हुआ 25 माइनस 16 अंडर रूट। तो बोलो बाबू ये 9 और 9 का वर्गमूल 3 और 10 का मान लंब बटे आधार। लंब आपने कितना निकाला 3, आधार आपका कितना है 4, आंसर कितना हुआ 3/4। हो गया क्लियर, नहीं कोई समस्या है बताइए, नहीं ना। चलो आगे इस क्वेश्चन में देख, कह रहा है कि ये किसका ग्राफ है, ये ध्यान रखोगे। अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले एक्स और वाई के साथ 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन ये कहलाता है। तो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल वाला है वो किसका ग्राफ शो करता है, सरल रेखा का। यानी इससे आप क्या कैसा ग्राफ खींच सकते हैं, सरल रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है बाबू। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द्विघात समीकरण एक दे रहा है और मूल के बारे में देखो कहा कि एक मूल दूसरे मूल का 7 गुना, यानी एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ। तो बीटा बराबर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 7 अल्फा लिख सकते। और क्या कह रहा है बताओ, 7 गुना है तो के मान निकालो। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अरेंज कर दूं, तो ये देखो 3x², ये इधर जाके क्या हो जाएगा -8x, और ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा -2k + 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप। तो बताओ अब यहां से बाबू, अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो बीटा के बदले आप 7 अल्फा लिखोगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो -b करेंगे, x का कोफिशिएंट b होता है। तो बोलो बाबू ये माइनस और माइनस तो प्लस ना, तो ये 8/3। तो बताए यहां से कितने हो गए 8 अल्फा, अब बराबर में 8/3। ये 8 8 तो कट गया। तो अल्फा के मान अगर निकालने होते तब आंसर होता कितना 1/3। नहीं, लेकिन आपको किसके मान पूछ दिए के। तो इसी में बताओ, अगर मैं कहूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और इंटू में क्या लिखने होंगे 7 अल्फा। अब बराबर क्या होता है c/a। तो c यहां देखो है तो ये तो माइनस में है, तो -2k + 1 और बटे में a का मतलब 3। अब यहां से मान रखते हैं, ये 7 गुना अल्फा और अल्फा, अल्फा कितने 1/3,
तो अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1/9 बराबर यहाँ कितना है बाबू -2k -1 और बटे में 3, ऐसे कर लेंगे। 3 से देखो ये 3 बार में कट जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, बोलो बाबू इसमें ऊपर अगर देखा जाए तो 7, तो यहाँ 7 बराबर, इससे गुना होगा ना, यहाँ 1 है, 7 बराबर यहाँ 3 है, इससे गुना करेंगे तो -3 दूनी 6 के, फिर देखो यहाँ -3, यही ना हो गया। 6 के को इधर अगर ले आते हैं तो ये बताओ बाबू यहाँ कितने हो जाएंगे -10 हो जाएंगे। तो के बराबर कितना आएगा -10/6, 2 से काट देंगे तब कितना होगा -5/3। देखो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पकड़ आपकी होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन देता है, 2 क्वेश्चन तो देखे, केवल क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला के 3 से 4 सवाल रहते ही रहते हैं। चलो आज इस क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर आयतन वाले, 60 घन सेंटीमीटर है आयतन, तो बोलो यहाँ आपको a³ बराबर 8 अगर दे रहा है तो a बराबर आप कितना 2 भुजा निकाल सकते। एक घनाभ बनाया गया है, यही ना, 2 घन को मिला, परिणामी घनाभ का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल निकालना। बस ये देखें, जब भी आप 2 घन को जोड़ के घनाभ बनाएंगे तो परिवर्तन जो होगा वो केवल उसके लेंथ में होगा। किसमें होगा बाबू परिवर्तन, किसमें होगा उसके लेंथ में होगा। चौड़ाई ऊंचाई में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये देखो ये 2 है, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, और ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो बोल आपको पता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ तो इस घनाभ में अब एल का काम कौन करेगा, यहां से यहां तक 2 2 4, बी का काम कौन करेगा 2, एच का काम कौन करेगा 2। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू बताओ तो 2 × LB। ये तो याद, चलो फॉर्मूला भी लिख देते हैं, आप बच्चों को अगर याद ना हो तो आप यहाँ से ज्यादा बेहतर समझ जाओगे। चलो अब यहाँ से बताओ तो ये 2 हो गया LB, गुना करोगे ना 4 दूनी 8, अब BH तो 2 दूनी 4, LH तो फिर 4 दूनी 8, 8 8 16 4 20 गुना 2 कर लेंगे आप, तो बोलिए 20 गुना 2 कितने 40, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। ये देखो कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु के मूल्य पर क्या करता है बाबू, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय कुछ बट्टा देता है जिससे 1% का हानि, यानी ये देखो ये 100 रुपया का अगर सामान था तो उस पे लिख दिया बताओ कितना रुपया 110 रुपया, यही ना। अब बेचते समय क्या किया 1% का हानि हो गया, तो खरीदा अगर 100 में था तो यहाँ 99। अब ये बताओ बाबू 110 का सामान है, 99 में आप बेच रहे हो, तो कितना घाटा लग गया 11 रुपया का घाटा लग गया। तो बोलिए प्रतिशत छूट या प्रतिशत बट्टा जो आप देखते हैं तो इसके लिए क्या होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य या लिखा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, लिस्ट प्राइस, पंच प्राइस, जो भी आप कहो, जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ, इंटू में 100 हो गया ना, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, बताओ बाबू क्या आंसर हो गया 10%। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में, बिंदु 4 5 किस पद में है। अरे पगला ये तो जान रहा है सब बच्चा, दोनों पॉजिटिव, तो ये देखो यहाँ प्लस प्लस, तो ये कौन सा पद है प्रथम पद, आंसर प्रथम पद। इसमें क्या होता है बाबू x नेगेटिव y पॉजिटिव, यही ना होता है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, इसमें दोनों माइनस हो जाता है, और इसमें बताओ बाबू ये होगा पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा प्रथम पद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। एक ठोस धातु सिलेंडर समान आकार के 8 ठोस गोले पिघलाने से बने जिसका आधार व्यास 6 है। तो बोलो व्यास अगर 6 है तो बताओ बाबू इसका रेडियस त्रिज्या तो आप निकाल सकते हो, त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर है ना, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। चलो क्या और ऊंचाई भी दे रखा है, आपको क्या निकालना है प्रत्येक गोले का व्यास, आप रेडियस ही निकाल,
तो बस ये देखना है, एक चीज को पिघला के दूसरा बनाएंगे तो आयतन सेम होगा। और ऐसा ऐसा कितना 8 ठोस गोला पिघला है, तो 8 इंटू गोले का आयतन क्या होता है बाबू 4/3 पाई आर क्यूब, यही आर आपको चाहिए। अब बराबर में करो, ये जो बेलन बना है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर इसका देखो कितना 3, तो 3 के स्क्वायर और इंटू एच, एच देखो कितना 32 है ना। चलो सॉल्व करते हैं, बताओ पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 8 गुना 4 32 से ये 32 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आर क्यूब बराबर देखो 3 इधर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर गुना 3 करोगे तो 3 के क्यूब हो गए, तो आर बराबर क्या निकल गया 3 ही निकल गया। ये किसका गोला का त्रिज्या, आपको क्या पूछा गोला का व्यास, सावधान रहिएगा 3 रहता है वहां ऑप्शन में दिया हुआ, तो व्यास अगर पूछा गया तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो 2 गुना 3 करोगे बाबू, आंसर होंगे 6। और ये कहा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, कहा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा बताइए, कॉन्सेप्ट कौन सा लगा कि कितना भी चीज आप पिघला के अगर कोई नए शेप में डालते हैं तो उन सभी के आयतन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना, आयतन क्या होते हैं बराबर होते हैं। चलो आगे देखा जाए, चलिए 25 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 25 का मैंने अभी आपका डिस्कशन कर दिया है। और ये सारे बुक पे मैं आपको चर्चा करते रहता हूँ, इसको आप देखते रहेंगे निश्चित रूप से। अगर नहीं खरीदे, बहुत ही कम वक्त है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप उसको जरूर खरीद लेंगे और एक आध दो नजर सारे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, ये मदद करेगा आपको। अगर इस बुक पे भी, इस पब्लिकेशन के बुक पे भी आपके कमांड हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आप सफल हो जाएंगे, एक अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको ये नंबर 8051098814 पे संपर्क करने हैं। हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास के डिस्कशन में। धन्यवाद।